स्टार्ट। ठीक, लेट मी स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग। इंटरव्यू या साक्षात्कार होता क्या है? कई बार यही क्वेश्चन पूछते हैं, हैव यू कम फॉर इंटरव्यू? यस सर। व्हाट इज इंटरव्यू? नहीं, इंटरव्यू है क्या? तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ, सिर्फ ऐसे नहीं, थोड़ा सा सिस्टमेटिक इंपैक्टफुल जवाब दीजिए ताकि लगे कि हाँ, आ, बोल के बच रहे नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसको आप ऐसे सिस्टमेटिकली जवाब दीजिए। इंटरव्यू इज अ फॉर्मल मीटिंग। क्या है? फॉर्मल मीटिंग, नॉट इनफॉर्मल मीटिंग। यू आर नॉट मीटिंग अ फ्रेंड, फॉर्मल है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि आप फॉर्मल रहें, फॉर्मल ड्रेस के साथ जाएं, इटिक्वेट्स, मैनर्स। फ्रेंड के साथ मिलने में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। इनफॉर्मल मीटिंग में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मल मीटिंग है। टू टेस्ट द पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड सुटेबिलिटी। तो दो चीजों का है, पर्सनालिटी एंड सुटेबिलिटी। अब पर्सनालिटी में सिर्फ आपका वर्बल एक्सप्रेशन नहीं आता है, सिर्फ बोलना ही एक्सप्रेशन नहीं है। बोलना ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्बल एक्सप्रेशन। सेकेंड इज वर्बल, व्हाट यू स्पीक। यू शुड बी लाउड एनफ, उनको दिक्कत ना हो सुनने में, और इतना भी ना हो कि बहुत ज्यादा कड़वापन लगे, तीखा लगे। ये नहीं होना चाहिए कि बार बार पूछे आपने क्या कहा, क्या कहा। तो उससे अगर उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा तो वो मन खिन्न हो जाता है। उनको भी लगना चाहिए कि हाँ, ऑडिबल है, क्रिस्टल क्लियर हो, वर्बल एक्सप्रेशन। और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज है, आई कांटेक्ट है, ये सब नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। ठीक है। और इंटरव्यू में आपकी ऑनेस्टी की भी टेस्ट होती है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं जानते तो आप डेयर टू से आई डोंट नो। ऐसा नहीं कि बिफूल करने का, हुडविंग करने का, बेवकूफ बनाने का कभी भी कोशिश मत कीजिएगा। वहां जो बैठे लोग होते हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं, सीजन्ड लोग होते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, बहुत जिनको एक्सपोजर मिला होता है। तो बेटर है कि अगर कोई चीज बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आई डोंट नो। अगर थोड़ा जानते हैं तो आप बोल सकते हैं कि सर आई वांट टू गेस, और आई थिंक, ऐसा करके बोलेंगे। तो किसी भी चीज का एब्सोल्यूट नॉलेज, 100% नॉलेज हर एरिया में तो संभव नहीं है, ये तो मान के चलना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज हर जगह आई डोंट नो बोलना है। जितना जानते हैं उतना तो प्रेजेंट करके आए, ये सबसे जरूरी है। और वर्बल एक्सप्रेशन, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, ऑनेस्टी, सारे पर्सनालिटी का टेस्ट। और सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी अगर आप प्राइवेट इंटरव्यू, प्राइवेट कंपनी के इंटरव्यू में जाएंगे तो आप चाहे झूठ बोले, स्मार्ट हैं तो सुटेबल है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो वहां ऑनेस्टी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अपराइटनेस चाहिए, क्रिस्टल क्लियर एक्सप्रेशन चाहिए। गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो जो निजी कंपनी है उनसे अलग होता है। अगर आप मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं तो फॉर्मनेस चाहिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं तो बैलेंस चाहिए। तो हर का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे जिस डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट, उसी के अनुसार सुटेबिलिटी तय होती है। ये नहीं हर जगह फर्मनेस, ये नहीं हर जगह लचीलापन, ये नहीं हर जगह क्रिस्टल क्लियर स्टैंड, ये नहीं हर जगह स्ट्रेट फॉरवर्ड। कई बार आपको इंटरव्यू में प्रोवोक करके आता है, जो चीज आप जानते भी हो वो गलत बोलेंगे तो कई लोग बोल देते हैं नो नो दिस इज नॉट सो। ये बोलने का सही तरीका नहीं है। बोलने का सही तरीका क्या है? आई हम्बली वुड लाइक टू डिसअग्री, एज फार एज आई नो। ऐसा करके बोलने से कभी कोई ऑफेंड नहीं होता है। ठीक है। और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जरूर आंसर कीजिए। फैक्चुअल क्वेश्चन, अब कोई पूछ दे टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन।
तो नहीं जानते हैं तो आई डोंट नो। एक है सिचुएशनल क्वेश्चन, कि अगर आप आर्म फोर्सेस में हैं और रैपिड एक्शन फोर्स है ना में हैं और दंगे हो गए, आप कैसे क्या करेंगे, वो सिचुएशनल क्वेश्चन। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते। एक फैक्चुअल क्वेश्चन, एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का फ्रेमवर्क पता होना चाहिए आपको कि किस एरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है। हाइपोथेटिकल है, फैक्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल है, कंटेक्सचुअल है, सिचुएशनल है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं जो टॉपिक को डिस्कस करूंगा, सबसे पहले मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम। इतने अच्छे से कर जाइए, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं है। मतलब एक वर्स्ट केस सिनेरियो होगा कि नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये लंबे समय से न्यूज में है, अभी भी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है। वो कह रहे हैं कि दोबारा अगर किया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है दुनिया के लिए, जो दुनिया के में रहने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करेगी। तो मैं उसको पूरा शुरुआत से बता देता हूं। पहले हम लोग देखते हैं वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट। वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देश आते हैं? हाँ, गल्फ कंट्रीज आते हैं, जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन। वो कौन से कंट्री हैं? सुन्नी कंट्रीज हैं। हाँ, जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। इसका नेता है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया। इसमें यूएई भी है, इसमें कतर भी है, इसमें इराक भी है, बहरीन भी है, बिल्कुल, कुवैत, ईरान नहीं। ठीक है, तो ये कंट्रीज हैं। ये कैसे, ये कौन से कंट्रीज हैं? सुन्नी कंट्रीज हैं। सुन्नी, सुन्नी मुसलमान कौन है? सुन्नी मुसलमान वो हैं जो मोहम्मद साहब के बाद पहले प्रॉफिट, उनके बाद के प्रॉफिट अबू बकर को मानते हैं, जो उनके ब्लड ओरिजिन से नहीं थे, उनके खून के नहीं थे। फिर उमर, फिर उस्मान, और चौथे थे हजरत अली। तो हजरत अली मोहम्मद साहब के भतीजे भी थे और सन इन लॉ भी थे। सन इन लॉ जानते? तो उनकी बेटी से उनकी शादी हुई थी, तो उनके खून के थे। सन इन लॉ तो बाद में थे, पहले उनके भतीजे थे, उनके खून के थे। तो शिया मानते हैं कि पहले जो प्रॉफिट है आफ्टर मोहम्मद साहब इज हजरत अली। जो सुन्नी मानते हैं फोर्थ। शिया हेरिडिटरी प्रिंसिपल को मानते हैं, सुन्नी मेरिट को मानते हैं। सुन्नी मानते हैं कि मोहम्मद साहब का जो समय था वो गोल्डन पीरियड था, वो कभी नहीं आ सकता। शिया मानते हैं नहीं, एक मजबूत करिश्माई लीडर के नेतृत्व में हम उस गोल्डन एज तक पहुंच सकते हैं, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। इसीलिए ज्यादा पॉलिटिकल क्या है? शिया। और इन ज्यादातर कंट्रीज में क्या है? मोनार्की है, हेरिडिटरी मोनार्की। आज की डेट में यहां पे राजतंत्र है। दूसरी तरफ शिया, शिया कंट्रीज हैं जिसका लीडर ईरान है। ईरान जिसको एंशिएंट पीरियड में पर्शियन भी कहते थे, नहीं? और पर्शियन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज था हमारे टाइम में, जब मेडिवल टाइम, चाहे सल्तनत हो चाहे मुगल। बोलते थे ना, पढ़े लिखे को हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। क्यों? क्योंकि कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन था। लेकिन जब मुस्लिम काल खत्म हुआ, ब्रिटिश काल आया, तो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो गया। तब मुहावरा बदल गया। तब मुहावरा पढ़े लिखे को हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को
अंग्रेजी क्या। जब ब्रिटिश गए, भारत का संविधान लागू हुआ, तो 343(1) में हिंदी और 343(2) में इंग्लिश, ये ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अब मुहावरा बदल गया। अब मुहावरा क्या हो गया? हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को हिंदी और अंग्रेजी किया। तो जो कोर्ट लैंग्वेज होता है उसका बहुत महत्व होता है। जो कोर्ट लैंग्वेज जानेगा वही तो सरकारी नौकरी में जाएगा, वही तो मंत्री बनेगा, या नोबिलिटी में जाएगा, या एडवाइजर बनेगा, या ब्यूरोक्रेट बनेगा, या सेवा में जाएगा। जो कोर्ट लैंग्वेज नहीं जानेगा वो कैसे जाएगा? तो ये मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईरान में शिया स्टेट का है, अजरबैजान भी है, बहरीन में भी काफी शिया पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें रूलर्स वो हैं। इराक में भी लगभग 50% शिया पॉपुलेशन, पता है आपको? नहीं पता? 50% शिया, 50% सुन्नी। भले ही वहां लीडर जो था, रूलर था सद्दाम हुसैन, वो सुन्नी था। तो पूरा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि अब्राहम रिलीजन में 3 थे। एक था ओल्ड टेस्टामेंट को मानने वाले ज्यूज, न्यू टेस्टामेंट को मानने वाले क्रिश्चियंस, और कुरान को मानने वाले इस्लाम। इन तीनों को अब्राहमनिक रिलीजन कहते हैं। तीनों मानते हैं कि गॉड का कोई आकार या रूप नहीं होता, मूर्ति पूजा को नहीं मानते। तीनों में मानते हैं कि मैसेंजर ऑफ गॉड आते हैं, यानी जो प्रॉफिट आते हैं, ना कि खुद भगवान। अवतारवाद को नहीं मानते जैसा हिंदू धर्म में मानते हैं। लेकिन शिया ज्यादा पॉलिटिकल है, और ये लड़ाई हजारों साल से है तीनों धर्म के बीच में। पहले एंटी सेमिनिटिज्म था, यानी जीसस क्राइस्ट को लटकाने वाले, सूली पर चढ़ाने वाले, ऐसा मानते हैं कई क्रिश्चियंस कि यहूदी थे, ज्यूज थे। इसीलिए यूरोप में यहूदियों के खिलाफ काफी घृणा थी। इसी घृणा को बाद में हिटलर ने भुनाया और यहूदियों को जर्मनी में मारा कि देखो हमारे जीसस क्राइस्ट को मारने वाले ये, ब्याज खाने वाले ये, हमारे देश में रह के हमारे देश के साथ गद्दारी करने वाले ये, हाँ खाते हैं हमारे देश का, लेकिन सिर्फ फोकस इनका अपने सफलता पे है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। अगर इन्होंने गद्दारी नहीं की होती तो हमारा जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 लोगों की गद्दारी से हारा, एक यहूदी ज्यूज और दूसरा कम्युनिस्ट। ये दोनों गद्दार, हिटलर ऐसा मानता था। तो एक तरफ तो लड़ाई क्रिश्चियंस वर्सेस ज्यूज थी, फिर लड़ाई है शिया सुन्नी का, फिर लड़ाई था इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी। एक 1000 AD से आगे, एक तरफ जिहाद और एक तरफ क्रूसेड। 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, बेजेंटाइन अंपायर जो क्रिश्चियन अंपायर था, उसको हरा दिया मोहम्मद फर्स्ट ने, ऑटोमन अंपायर ने। तो 1453 में इस्लाम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन उसके बाद उनका ग्राफ नीचे गिरा, और हारने के बाद यूरोपीय सीखे। 1453 के बाद वास्को डिगामा, कोलंबस, अमेरिगो, जेम्स कुक, नए समुद्री रास्ताएं, पूंजीवाद, उदारवाद, बाजारी अर्थव्यवस्था, इससे उनकी संपन्नता बढ़ी। पूरा पिक्चर समझ में आ गया? देखिए, बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। अचानक से लड़ाई नहीं होती है कोई, इसके पीछे हिस्टोरिकली डीप रूटेड है। तो ब्रीफ में समझ में आ गया। पूरा धर्म तो पढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन इतना तो समझ में आ गया। क्रूसेड, जिहाद, शिया, सुन्नी, ज्यूज, तीनों में क्या समानता है कि तीनों अवतार को नहीं मानते, तीनों मूर्ति पूजा को नहीं मानते, तीनों गॉड को फॉर्मलेस मानते हैं, और तीनों मैसेंजर ऑफ गॉड को मानते हैं। मूसा जो थे वो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, किसके? यहूदियों के। जीसस क्राइस्ट मैसेंजर ऑफ गॉड किसके थे? बाइबल यानी न्यू टेस्टामेंट, क्रिश्चियंस के। और जो इस्लाम है 622 AD में आया, जो कुरान को मानता है और प्रॉफिट मोहम्मद को मानता है। ठीक है ना? तो ये कॉमनिटी है, ये हिस्टोरिकल लड़ाई चली आ रही है। लेकिन आधुनिक काल में हम देखते हैं कि ये सारे देश काफी ऑयल रिच, चाहे ये हो चाहे ये,
सऊदी अरबिया और ईरान दुनिया के टॉप 5 देशों में हैं जहां पे तेल के भंडार प्रचुर है। सबसे बड़ा उत्पादक तो है यूएस, सबसे ज्यादा भंडार तो है वेनेजुएला में, लेकिन टॉप 5 उत्पादक में यूएस भी है, कनाडा भी है, सऊदी अरबिया भी है, ईरान भी है। ठीक है, तो ये सभी ऑयल रिच कंट्रीज हैं, गैस रिच कंट्रीज हैं। कतर जो है वहां से हमारा एलएनजी आता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये टर्बुलेंस यानी यहां पे लड़ाई क्यों रही? लड़ाई के कई कारण है। एक तो सबसे बड़ी बात है, यहूदियों को जब मार के भगाया गया तो 1948 में यहूदियों ने पूरी दुनिया से इकट्ठा हुए और जेरूसलम के पास, क्योंकि जेरूसलम उनके मूसा जो प्रोफेट थे उनसे रिलेटेड है, जेरूसलम को पवित्र तीनों मानते हैं। मूसा वाले यहूदी भी, जीसस क्राइस्ट वाले क्रिश्चियंस भी, और मोहम्मद साहब वाले इस्लाम भी। तो 1948 में यहूदियों को लगा कि हम चाहे जितना भी सफल हो जाएं, हमारा अपना घर नहीं होगा, हमारा अपना देश नहीं होगा, तो हमारे हर जगह प्रताड़ित किया जाएगा। इसीलिए हमारा अपना देश जरूरी है। हम अपना देश कहां बनाएं? तो जेरूसलम के पास का जो एरिया धर्म के चलते वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था, यानी ब्रिटिश संरक्षण में था। ब्रिटिश को जिम्मेदारी दी गई थी कि इनको आप सेल्फ रूल की तरफ ले जाइए। वहां पॉपुलेशन यहूदी भी थे, मुस्लिम भी थे, लेकिन पार्टली क्रिश्चियंस भी थे। बाद में तो क्रिश्चियन काफी कम हो गए, लेकिन आप देखेंगे कि यहूदियों का और मुस्लिमों का बहुत सारी चीजें कॉमन है। दोनों में ही आप देखते हैं कि ये होता है, हलाल होता है, यहूदी में कोसर कहते हैं उसको, दोनों में ही खतना होता है। तो बहुत सारी चीजें कॉमन है। दोनों को गॉड को फॉर्मलेस मानते हैं, दोनों मैसेंजर ऑफ गॉड को मानते हैं। हाँ, तो ये चीजें, तो 1948 में इजराइल ज्यू स्टेट के रूप में बनाया गया। पूरे दुनिया भर के यहूदी इकट्ठा हुए, न्यू स्टेट। तो वहां जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स थे, क्योंकि 1948 में इंग्लैंड ने जैसा ही घोषणा किया कि अब हम साम्राज्यवाद छोड़ रहे हैं, इंपीरियलिज्म छोड़ रहे हैं, तो हम अब बाहर निकलेंगे। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, यहूदियों ने अपना राज्य बना दिया इजराइल। अब पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स अपने ही घर में बेघर हो गए, सिटीजनलेस हो गए। तो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स के साथ सहानुभूति थी किसकी? मुस्लिम देशों की। तो इजराइल को खत्म करने के लिए चारों तरफ से अरब देशों ने हमला कर दिया, जिसमें जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया और यमन, इन सभी ने हमला कर दिया कि इजराइल को दुनिया के मैप से खत्म कर देंगे। लेकिन इजराइल बच गया। इसका कारण क्या है कि यहूदी पेशेवर थे, सफल थे, पूंजीपति थे, टेक्नोलॉजी में आगे थे, लड़ने का जज्बा था, और हजारों साल से लड़ रहे, आज भी लड़ रहे। तो उस समय अरब देशों को लगा, ये कौन कौन से हैं? जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, यमन। यहां पे गौर करने वाली बात है कि इजिप्ट वेस्ट एशिया का भाग नहीं है, लेकिन अरब कंट्री है। इजिप्ट नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका का भाग है। इजिप्ट हो, अल्जीरिया हो, मोरक्को हो, टूनिशिया हो, ये सब मुस्लिम देश हैं, लेकिन ये उत्तरी अफ्रीका के देश, हाँ, तो उत्तरी अफ्रीका के देश ना कि, लेकिन इसीलिए इसको कहते हैं, इस एरिया को कई बार वाना कहते हैं। वाना मतलब वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो इजिप्ट भी इस हमले का भाग था, लेकिन इजराइल हारा नहीं। इनको लगा इजराइल तो छोटा सा देश है, अभी भी नया नया बना है, गलती से बच गया। अब सुएज कनाल का राष्ट्रीयकरण किया कर्नल नासिर ने इजिप्ट के 1956 में। राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि जो भी जहाज जाएंगे उस पे इजिप्ट के सरकार का परमिशन चाहिए। इंग्लैंड फ्रांस उबल पड़े कि हमने तो 1865 में बनाया था रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने के लिए, 6000 किलोमीटर केप ऑफ गुड होप से
दूरी कम करने के लिए। ये कैसे रोक सकते हैं? तब इजराइल ने इंग्लैंड और फ्रांस की मदद से हमला किया। इजराइल अटैक्ड एंड एनेक्स्ड सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला जो है वो इजिप्ट का वो भाग है जो एशिया में है, बाकी भाग तो अफ्रीका में, जिसमें स्वेज कनाल है। किसकी मदद से? इंग्लैंड और फ्रांस की मदद से। पूरी दुनिया में इसकी भर्त्सना हुई कि आप किसी स्वतंत्र देश का कैसे छीन सकते हैं। भारत ने भी इसकी आलोचना की। यूनाइटेड नेशन में यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन पास हुआ। बाद में कुछ शर्तों के साथ इजराइल ने छोड़ दिया। तो ये दूसरी लड़ाई हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि इजराइल ने बदला भी ले लिया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों के पास वीटो पावर है। तो ये 1956 की बात है। अब दुनिया भर के जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, उन्होंने सोचा कि हम तेल और पेट्रोलियम में संपन्न है, तो तेल के दाम हम नियंत्रित करेंगे, उनका उत्पादन हम नियंत्रित करेंगे ताकि हमारे आर्थिक हित समान है। इसीलिए 1960 में बनाया गया ओपेक। ओपेक जानते हैं क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें अरब कंट्रीज तो हैं ही, ईरान है ही, साथ साथ इसमें वेनेजुएला भी है, इसमें कनाडा भी है, ताकि अपने आर्थिक हितों को साध सकें। अब पैलेस्टीन में आंदोलन चल पड़ा और अरब देशों ने पैलेस्टीन को समर्थन किया। तो 1963 में बनाया दोनों चीज, अरब लीग। अरब देश में मुख्यतः वेस्ट एशिया के देश हैं, लेकिन इजिप्ट भी है, याद रखिएगा, इजिप्ट भी है। और इसके अलावा मोरक्को भी है, ये याद रखिएगा, जो नॉर्थ अफ्रीका के देश। तो 1963 में ही बना पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लीडर थे यासिर अराफात। कौन थे? यासिर अराफात। भारत ने इनको समर्थन किया कि भाई किसी स्वतंत्र देश में आप घुस जाएंगे, वहां पे अपना देश बना देंगे, उनको बेघर कर देंगे, और हमारे यहाँ बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। और तीसरी बात कि सैद्धांतिक रूप से गलत है कि आप जोर जबरदस्ती किसी के घर में घुस के अपना देश बना दें। तो भारत ने हमेशा समर्थन इनको किया। इजराइल की संप्रभुता को तो मान्यता दी, लेकिन पूर्ण रूप से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्थापित नहीं किया। अब इसके बाद अरब देशों ने तैयारी कर रहे थे इजराइल पे हमला करके खत्म करने के। इससे पहले कि वो हमला करें, इजराइल ने पहले ही चारों तरफ से हमला कर दिया। इसको कहते हैं 1967 अरब इजराइल वार, जिसमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ऑफ इजराइल। वार और कन्फ्लिक्ट में बहुत अंतर है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज भी हो सकता है। सबसे पहले होता है डिफरेंसेस, कि आपका विचार ये है, मेरा विचार ये है, आपका हित ये है, मेरा हित ये। अगर वो सॉल्व नहीं हो पाता है तो कानून का रास्ता होता है डिस्प्यूट, लीगल हो जाता है। अगर कानूनी रास्ते से भी वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हो जाता है कन्फ्लिक्ट। और कन्फ्लिक्ट अगर नहीं रोक पाते हैं तो होता है वार। ये स्टेजेस। पहले क्या होता है? डिफरेंसेस, फिर क्या होता है? डिस्प्यूट, फिर क्या होता है? कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट में कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सैंक्शन लगा दिया, आयात पे प्रतिबंध लगा दिया, एम्बेसी बंद कर दिया, ये सब कन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। लेकिन हॉट वार, सैन्य युद्ध लड़ना, वार। हाँ, तो बैटल, छोटी जो लड़ाइयां हैं उनको बैटल कहते हैं। जैसे कहते हैं कि वी कैन लूज सर्टेन बैटल्स बट वी विल विन द वार। हम कुछ मोर्चों पे कुछ बैटल्स हार सकते हैं, लेकिन
युद्ध हम जीतेंगे, ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि जब बैटल लोकलाइज्ड है, युद्ध ओवरऑल है, ठीक है, तो बैटल के रिजल्ट्स, एक बैटल का रिजल्ट पूरे वार को डिसाइड नहीं करता है। तो ये है अंतर, समझ में आ गया। अब ये 67। अब यहां प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? इससे पहले कि अरब हमला करे, हम पहले हमला कर रहे, और सिर्फ हमला ही नहीं किया, 3 भाग ले लिया, वेस्ट बैंक जॉर्डन से ले लिया, एडिशनल ले लिया, बोला ये तो नहीं देंगे, ऊपर से ये ऊपर से ले लेंगे, गाजा स्ट्रिप इजिप्ट से ले लिया, और गोलन हाइट, हाइट पे है, पानी का स्रोत है, वो सीरिया से ले लिया। सीरिया से ले लिया, और 2 शर्तें रखी। वो बोले अरे वापस करो, पहला हमारी संप्रभुता को आप रिकॉग्नाइज कीजिए, दूसरा रिटन में एश्योरेंस चाहिए अग्रीमेंट से, ऐसे नहीं वर्बल, कि आगे हम पे हमला नहीं करेंगे। अरब देशों ने नहीं माना, उन्होंने भी नहीं दिया, आज भी उन्हीं के पास, इजराइल के पास। अब मामला और कॉम्प्लिकेट हो गया, और इसके साथ इजराइल ने साबित कर दिया कि छोटा देश होने के बावजूद भी टेक्नोलॉजी हो, नेशनल स्पिरिट हो, तो हम सरवाइव कर सकते हैं और बच सकते हैं। अब अरब देशों ने सोचा कि जैसे गब्बर होली के दिन अटैक करता है, नहीं, तो यहूदियों का फेस्टिवल था योम किपुर, सोचा योम किपुर के दिन अगर हमला करेंगे, वो जश्न मना रहे होंगे, हार जाएंगे। इस दिन भी इजराइल ने उनकी गलतफहमी तोड़ दी। 1973 में कहते योम किपुर वार, अरब इजराइल वार, इसमें भी इजराइल रिपेल्ड अरब कंट्रीज। अब पूरी तरह से अरब कंट्रीज निराश हो गए। पहले तो उन्हें लग रहा था कि गलती से जीत गए, अब उन्हें लगा ना, गलती से नहीं जीते। अब उन्हें लगा कि इजराइल के जीत के पीछे वेस्टर्न कंट्रीज का हेल्प है, और वेस्टर्न कंट्रीज हमारे ऑयल को यूज करते हैं और हमारे खिलाफ इजराइल को टेक्नोलॉजी देते हैं, तो हम उनसे लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम तेल के दाम ही, प्रोडक्शन ही कम कर दें। तो 1 साल में $1 पर बैरल से बढ़ के $10 पर बैरल हो गया, 10 गुना बढ़ गया। तो इसको ऑयल क्राइसिस कहते हैं। ऑयल क्राइसिस पहली बार एक प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया, ताकि इजराइल समर्थक पश्चिमी देशों को क्या किया जाए, पनिश किया जाए। इसके बाद तो अमेरिका ने अपना निर्भरता कम कर दिया मिडिल ईस्ट ऑयल पे, ब्राजील ने 20% इथेनॉल मिलाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यूरोप अभी भी निर्भर है, भारत अभी भी निर्भर है। भारत पे भी संकट आया, लेकिन भारत के लोग कई बड़ी मात्रा में वहां गए, और पेट्रो डॉलर उन्होंने जो कमाया था, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क चल रहा था वहां, सेमी स्किल्ड लेबरर्स गए, और उन्होंने जो भेजा पैसा, उससे भारत बच गया। ये तो 73। अब इजिप्ट ने हाथ खड़े कर लिए कि देखो, सबसे ज्यादा अरब मुस्लिम यूनिटी के नाम पे नुकसान तो सबसे ज्यादा हमारा हुआ ना, 48 में नुकसान हमारा, फिर 56 में हमारा सिनाई पेनिनसुला छीना, फिर 67 में हमारा गाजा स्ट्रिप छीना। अब हम नहीं लड़ना चाहते, अब हमारे बस की नहीं है लड़ना। अमेरिका चाहता ही था कि हम मध्यस्थता करें और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, क्योंकि अमेरिका में ज्यू लॉबी काफी स्ट्रांग है, बड़े बड़े पूंजीपति ज्यूज हैं वहां पे। तो इससे हुआ कैंप डेविड टॉक्स 1978, जिमी कार्टर, कैंप डेविड टॉक्स, इसको अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने मीडिएट किया, मध्यस्थता की। इससे इजिप्ट रिकॉग्नाइज सॉवरेंटी ऑफ इजराइल। इजिप्ट इज द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री विच हैज रिकॉग्नाइज्ड इजराइल। इजिप्ट रिकॉग्नाइज्ड सॉवरेंटी ऑफ इजराइल।
इससे इजिप्ट पे धोखाधड़ी का आरोप लगेगा कि अरब मुस्लिम देशों के साथ इन्होंने धोखा किया है, इनको अरब लीग से बाहर कर दिया जाएगा इजिप्ट को। लेकिन ये पहला कैंप डेविड टॉक है 1978, ठीक है ना। अब यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि 79 तक ईरान में भी हेरिडिटरी मोनार्की थी। रेजा शाह पहलवी, शाह जो थे वहां के, जिनका अनुवांशिक चला आ रहा था। लेकिन वहां पे क्रांति हुई जिसको शिया रिवॉल्यूशन या ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, जिसने व्हाइट रिवॉल्यूशन को पलट दिया। तो 1979 में क्या हुआ ईरान में? ग्रीन रिवॉल्यूशन। अयातुल्ला खमनेई उन्होंने शिया स्टेट की स्थापना की। शिया स्टेट क्या होता है? जिसमें शिया धर्मगुरु ही राजनीतिक मुखिया होगा और ईरान का संविधान शिया धर्म के अनुरूप लिखा जाएगा। थियोक्रेसी होगी, रूल ऑफ रिलीजन, थियोक्रेसी। जब शाह पहलवी भाग के चले गए अमेरिका में उनको शरण मिल गया। अब जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड हैं उन्होंने मांग किया कि पहलवी को वापस दीजिए, हम उन पर ट्रायल करेंगे, फांसी देंगे। और इसके डिमांड को प्रेस करने के लिए अब ईरान के रिवॉल्यूशनरी स्टूडेंट्स ने अमेरिका के एम्बेसी पे हमला कर दिया और उनके 52 पर्सनल को 444 दिन के लिए बंधक बनाए रखा। 1981 जनवरी में छोड़ा। तब से कटुता काफी बढ़ गई। कब? 1979 से लेके 1981 जनवरी तक 444 दिन, जिसका चर्चा ट्रंप ने भी किया। डेज 52 पर्सनल्स ऑफ यूएस एम्बेसी वेर हेल्ड हॉस्टेज। थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं इस पे, इसीलिए हैंडराइटिंग थोड़ा ऐसा चले। हॉस्टेज, ठीक है। यहां से बहुत ज्यादा कटुता बढ़ गई। इसके बाद अमेरिका ने न सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म किया, बल्कि जितने भी ईरान के एसेट्स थे अमेरिका में सबको फ्रीज कर लिया, कैप्चर कर लिया। उस समय से उनका संबंध पूरी तरह से टूट गया। अब जब से रिवॉल्यूशन हुआ तो ईरान का मानना था कि जो शिया जहां पे भी हैं वो हमारे हैं, वो शिया स्टेट के भाग हैं, उनका भौगोलिक या वर्तमान देश मायने नहीं रखता। इराक में भी जो शिया हैं वो हमारे हैं। तो देश महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म महत्वपूर्ण है, शिया धर्म महत्वपूर्ण है। इसी और इराक में सुन्नी रूलर थे, वो तो मानते नहीं सद्दाम हुसैन। तो इसी के कारण गल्फ वार हुआ 1980 से लेके 1989। इसको कहते हैं ईरान इराक वार। ये बेसिकली देशों का वार कम था, धर्म का ज्यादा युद्ध था। इसको शिया सुन्नी वार कहते हैं। ये शिया सुन्नी वार है, शिया सुन्नी वार है। 9 साल तक चला और कोल्ड वार चल रहा था। तो ईरान को रशिया ने सपोर्ट किया, सोवियत यूनियन ने सपोर्ट किया, इराक को अमेरिका ने सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि अमेरिका के ही नेतृत्व में सुन्नी देशों को अपने साथ लाने के लिए सियाटो बनाया गया था। सेंटो बनाया था, बगदाद पैक्ट भी जिसको कहते हैं, 1955 में, जिसमें ईरान था, इराक था, इसमें पाकिस्तान था, टर्की था, अमेरिका था। बाद में चूंकि शिया रिवॉल्यूशन हो गया तो ईरान तो यहां से निकल गया। लेकिन अभी भी अमेरिका कहता है कि सोवियत यूनियन तो कम्युनिस्ट है, नास्तिक है। हमारा धर्म भले क्रिश्चियन हो, आपका मुस्लिम हो, आप धर्म को मानते हैं, हम भी धर्म को मानते हैं, ये तो नास्तिक हैं।
इस आधार पे उन्होंने जो सुन्नी मुस्लिम कंट्री थे उनको लामबंद किया। किसके खिलाफ? सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो नेचुरल सी बात है, ईरान किसकी तरफ जाएगा? रशिया की तरफ। तो परंपरागत रूप से ईरान को सपोर्ट करने वाले थे रशिया और इंडिया, क्योंकि इमीडिएट नेबर अरी होता है, दुश्मन होता है। जैसे हमारा नेबरिंग है पाकिस्तान, सुन्नी मेजॉरिटी, उसका नेबरिंग है ईरान जो शिया मेजॉरिटी। तो हमारे से परंपरागत संबंध है, दोस्ताना संबंध है। तो यहां तक ये समझ में आ गया। इसी दौरान बना था 1981 में जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इस लंबे युद्ध में सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने साथ दिया था। 89 में युद्ध तो समाप्त हो गया, यथास्थिति रही, कोई फर्क नहीं आया। लेकिन इसी दौरान ईरान ने अपना बेस बनाना स्टार्ट किया और ईरान के 3 समर्थक हैं, पता है? ईरान के जो भी शिया देश हैं, जैसे यमन है, वहां बहुत शिया पॉपुलेशन, जैसे लेबनान है जहां बहुत शिया पॉपुलेशन है, इवन बहरीन, इराक, सब जगह शिया पॉपुलेशन है। तो हमास, हूती, हूती कहां का है? हूती यमन का है। और ये जो है लेबनान में कौन सा फोर्स है? हमास। हमास फिलिस्तीन में है, हूती यमन में है, और एक और फोर्स लेबनान में। 3 फोर्स, 3H। ठीक, हिजबुल्ला लेबनान में, हमास पैलेस्टीन में, और हूती में यमन में। तो हिजबुल्ला जो ये लेबनान में है और हूती ये ईरान समर्थक शिया है, जबकि जो हमास है वो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही मिलिट्री विंग है। जैसे कांग्रेस था और भगत सिंह का HSRA था, वैसे ही PLO हो गया, और उसका जो रिवोल्यूशनरी विंग हो गया वो क्या हो गया? हमास। तो 3H, हमास, हूती, हिजबुल्ला। समझ में आ गया? तो इन तीनों को ईरान समर्थन करता है इजराइल के खिलाफ। अब यह पहला गल्फ वॉर हो गया। अब सद्दाम हुसैन ने 1990 में कुवैत पे हमला किया और उसको 8वें प्रांत के रूप में मिला लिया। सद्दाम हुसैन, जो इराक के राष्ट्रपति, अटैक्ड एंड एनेक्स्ड कुवैत। उन्होंने कहा कुवैत तेल का बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहा है। पहली बात, अमेरिकन नेशनल कंपनी हमारा तेल चुरा रही है, गड्ढा खोदती हैं कुवैत में और इधर से तेल चुरा लेती हैं इराक से, और ऐतिहासिक रूप से कुवैत हमारा हिस्सा रहा है। इस आधार पे सद्दाम हुसैन ने कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन को लगा कि अभी तो ईरान इराक में अमेरिका ने हमारा साथ दिया है, अमेरिका हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, कुछ बोलेगा भले, सैन्य हमला तो बिल्कुल नहीं करेगा। यहां पे सद्दाम हुसैन का कैलकुलेशन गलत साबित हुआ, क्योंकि अमेरिका ने इसको मौके के रूप में इस्तेमाल किया। और अमेरिका के ने 1990 टू 1991 में क्या हुआ? गल्फ वॉर 2। इसमें यूएस के नेतृत्व में 28 देश के समूह ने अटैक्ट इराक, ताकि कुवैत की संप्रभुता बहाल की जा सके। और कुवैत अल्टीमेटली सद्दाम हुसैन को मानना पड़ा और कुवैत छोड़ना पड़ा। और उसके बाद ये लड़ाई, भले कुवैत को छोड़ दिया, लेकिन पर्सनलाइज लड़ाई हो गई सद्दाम हुसैन और जॉर्ज H. बुश के बीच में। सद्दाम हुसैन ने स्कर्ड मिसाइल्स दागा इजराइल पे ताकि उनको प्रोवोक किया जाए, लेकिन वो प्रोवोक हुआ नहीं। तो 91 के बाद से अमेरिका ने इराक पे प्रतिबंध लगा दिए। ईरान पे तो प्रतिबंध 79 से ही है, अब इराक पे भी प्रतिबंध लग गया। ठीक है ना? ये पूरा रिलेशन समझ में आ रहा है। अब ये गल्फ वॉर 2 हो गया। अब 1991 के बाद कोल्ड वॉर खत्म हो गया, सोवियत यूनियन नहीं रहा लेकिन रशिया था। अब 2001 में 9/11 टेररिस्ट अटैक हुआ, उस पर तो उन्होंने अलकायदा और तालिबान को हटा दिया। लेकिन अब 2003 में जॉर्ज W. बुश
जो जॉर्ज एच बुश के सन थे। 91 में जॉर्ज एच बुश सीनियर बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2003 में। यूएस अटैक्ड इराक on pretext of weapons of mass destruction, ABC, एटॉमिक, बायोलॉजिकल, केमिकल। इन 3 वेपन्स को कहते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। उन्होंने कहा कि सद्दाम हुसैन ABC, एटॉमिक, बायोलॉजिकल, केमिकल वेपन का निर्माण कर रहे हैं और इसी दाम पे हमला किया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2003 में 3 देशों को शैतानों का एक्सिस कहा, ईरान, इराक एंड नॉर्थ कोरिया। इसको क्या कहा? एक्सिस ऑफ इविल, शैतानों का एक्सिस। शैतान क्यों? ईरान ने तो 444 बंधक बनाया था 444 दिन के लिए और उन पर हमला भी किया था। उसके बाद उसी समय से प्रतिबंध था। दूसरा, इराक, सद्दाम हुसैन के बाद 91 के बाद अमेरिका ने वहां प्रतिबंध लगा दिया। भले सद्दाम हुसैन बैठा रहा सत्ता में, अब की बार हमला किया और सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया और 2007 में उनको फांसी दे दिया। उन पे वार क्राइम्स का आरोप लगा के इराक में ही फांसी दे दिया गया। तो अब इराक का तो नंबर के बाद जब ईरान पे हमला हो, इराक पे हमला हो गया, तो नॉर्थ कोरिया ने कहा कि अरे अंतरराष्ट्रीय कानून कहां है? बोला अब हम एनपीटी सीटीबीटी से जो साइन किया वापस लेते हैं, अब हम न्यूक्लियर कार्यक्रम चलाएंगे। नॉर्थ कोरिया तो न्यूक्लियर कार्यक्रम चलाने लगा, लेकिन ईरान इनरिचमेंट कार्यक्रम चलाने लगा, यूरेनियम इनरिचमेंट। क्योंकि ईरान ने एनपीटी साइन किया था, सीटीबीटी साइन किया था 95 में भी, 96 में भी, तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो डेवलप नहीं कर सकता है, लेकिन यूरेनियम इनरिचमेंट करके एनर्जी तो प्रोडक्शन कर सकता है। 2011 के लाइव टीवी शो में अहमदजीन, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ईरान का न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को पूरी दुनिया के सामने प्रकट किया। इनरिचमेंट प्रोग्राम। इजराइल के हिट लिस्ट में सारे ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट आ गए। कई साइंटिस्ट को उन्होंने न्यूट्रॉन बम से उड़ा दिया, उनका मोसाद है, इंटेलिजेंस एजेंसी। लेकिन ओबामा सरकार को लगा कि बागी ईरान के साथ हमें कुछ समझौता करना चाहिए, नहीं तो और लड़ाइयां बढ़ेंगी। तो इसीलिए 2015 में JCPOA यानी ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसको पॉपुलरली ईरान डील कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें, JCPOA। अगर ईरान डील किसके बीच में हुआ? ईरान एंड P5+ जर्मनी। भाई ईरान पे हम सैंक्शन धीरे धीरे हटाएंगे, ईरान अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को कम करे, घटाए, ताकि बम निर्माण तक ना पहुंचे। ईरान भी लंबे समय से सैंक्शन झेल रहा था, तो ईरान को भी लगा कि चलो ओबामा का प्रयास है, तो हमारे यहां भी जो हमारा तेल नहीं बिकने दे रहे हैं, सारा दुनिया में तेल डॉलर में बिकता है, तो हमारा बिक नहीं पा रहा है, हमारे पे आर्थिक संकट है, तो चलो हम मान लेते हैं। इजराइल ने निंदा की, बोला कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, ईरान को मौका दे रहे हैं और ये ईरान अंदर अंदर बना लेगा। और इजराइल को ये शंका हमेशा से रही कि ईरान अंदर अंदर से न्यूक्लियर बम बना रहा है, जो मर्जी एग्रीमेंट कर लें वो मानने वाले नहीं है। क्योंकि एक बार आपने तीनों को शैतानों का एक्सेस कह दिया, ऊपर से इराक पे हमला कर दिया, इराक पे भी हमला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के विपरीत कर दिया। अब ये जब ट्रंप आए तो उन्होंने 2016 में JCPOA को कैंसिल कर दिया, बोला ना बिल्कुल ये हम नहीं मानेंगे, कोई ईरान डील नहीं। और पूरी तरह से इजराइल का समर्थन किया, अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, न्यू प्रोटेक्शनिज्म फॉलो किया। फिर 2020 से 22 तक जो बाइडेन आए, उस दौरान भी कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, कोई समझौता ईरान के साथ नहीं हो पाया। और अब 2025 में जब ट्रंप आएंगे, तब नेतन्याहू भी छठी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे।
नेतन्याहू ने कन्विंस किया और इसी का नतीजा क्या हुआ? यूएस प्लस इजराइल अटैक ईरान। इससे पहले इजराइल ने 2025 में हमला किया था हिजबुल्ला पे, हौती पे, हमास पे, लेकिन पहली बार 2025 में सुपरसोनिक मिसाइल्स ने आयरन डोम को भेद दिया और कई इजरायली ठिकानों को ठिकाना बनाया। इजराइल का मानना है कि न्यूक्लियर रिच ईरान इज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू इजराइल, यानी उसके अस्तित्व पे ही खतरा हो जाएगा। कल को अगर इनके पास न्यूक्लियर हथियार आ जाए तो कल को तो इजराइल इतना छोटा देश है, 2-4 न्यूक्लियर बम गिराएंगे, पूरा इजराइल को ही खत्म कर देंगे। तो इजराइल का मानना है कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, किससे? न्यूक्लियर ईरान से। ऐसे तो ईरान से नहीं होगा, न्यूक्लियर ईरान। और ट्रंप को कन्विंस कर दिया और यही कारण है कि 2026 में ये वार, फुल फ्लेज वार स्टार्ट हो गया। शुरू में ट्रंप को लगा कि ये तो आसानी से हम जीत लेंगे, जिस तरह से मदुरो को वेनेजुएला में आसानी से हमने कब्जा कर लिया, उसी तरह से ईरान को हम 2-3-4 दिन में झुका देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ईरान का जो प्राकृतिक बाउंड्री है और जितने ज्यादा गुफाएं हैं कि उनका बंकर ब्लास्टर B-2 बॉम्बर्स भी उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उनका समुद्र है, फिर मरुस्थल है, फिर पहाड़ है, फिर वहां सिविलाइजेशन है। तो सैन्य ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है। इराक में तो कर लिया, इराक में भी सफल नहीं रह पाए, 2011 में वापस आना पड़ा। अफगानिस्तान में तो हालत खराब हो गई, 2001 से 2020 19 साल तक लड़े, वापस लौटना पड़ा, तालिबान वापस आ गया। और ये अभी भी चल रहा है, ये अभी भी चल रहा है। पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया? अब कोई भी क्वेश्चन आप पे पूछा जाए मिडिल ईस्ट से, आप आराम से जवाब दे सकते हैं। 3H क्या है, हिजबुल्ला कहां है, हौतीज कहां है, हमास कहां पे है, ईरान से कैसे इनका संबंध है, ईरान कब हॉस्टाइल हुआ, शिया रिवॉल्यूशन क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, रेजा पहलवी कौन थे, गल्फ वॉर 1 क्या है, गल्फ वॉर 2 क्या है, गल्फ वॉर 3 क्या है, सब चीज समझ में आ गया। गल्फ वॉर 3 ये था, ये जो था ना, इसको गल्फ वॉर 3 कहते हैं। 3 गल्फ वॉर है। गल्फ वॉर 1 82-89, गल्फ वॉर 2 1991, गल्फ वॉर 2 को यूएस इराक वॉर भी कहते हैं, और 2003 गल्फ वॉर 3 जिसमें यूएस अटैक्ड इराक। पूरी बात समझ में आ गई? तो इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल जवाब दीजिए, पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये इतना सबसे ज्यादा बड़ा न्यूज अगर कोई है तो यही है। हाँ, अब इंडिया की बात करते हैं। बिल्कुल इंडिया को, तो इंडिया हमेशा से पीसफुल पॉलिटिकल निगोशिएटेड सेटलमेंट के पक्ष में रखा है। इंडिया हमेशा से विदेश नीति डीहाइफेनेशन की रही है। डीहाइफेनेशन का मतलब क्या होता है? डीकपलिंग। डीहाइफेनेशन या डीकपलिंग यानी कि आपस की लड़ाई हमारे बाइलेटरल संबंध दोनों के साथ को प्रभावित नहीं करेंगे। तो हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशन, इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिलेशन किसके किसके साथ है? इजराइल के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, सऊदी अरबिया के साथ भी है, यूएई के साथ भी है, और अब तो कतर के साथ भी हो गया है। कतर एंड कुवैत। 2023 में कुवैत, 2024 में कतर, 2015 में यूएई। अगर ये याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं। जब 2006 से सऊदी अरबिया, ईरान से 2003 से, और इजराइल से
जो डिहाइफेनेशन की जो पॉलिसी रही है वो 1997 से। हाँ, क्या चीज? डिहाइफेनेशन का मतलब क्या होता है कि आपस की उनकी लड़ाई हमारे दोनों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उसके आड़े नहीं आएंगे। भाई अरब अरब इजराइल लड़ो, आपके लड़ाई से हमारा मतलब नहीं। हम अरब के साथ भी तेल लेंगे, हमारे लोग वहां जाएंगे। 35 लाख लोग यूएई में रहते हैं, 26 लाख भारतीय सऊदी अरबिया में रहते हैं, टोटल 90 लाख गल्फ कंट्रीज में रहते हैं भारतीय। तो तेल है, एनर्जी है, एलएनजी है, पेट्रोलियम है, डायस्पोरा है, या जो ये है जो रेमिटेंसेज है, खेल है, अब तो खेल, घोड़ा, पर्ल्स, सब क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी है, रणनीतिक संबंध है, डिफेंस है, इन सब क्षेत्रों में भी हम इनसे संबंध बना रहे हैं। दूसरी ओर हम इजराइल से भी हमारा रणनीतिक संबंध है। इजराइल ने ही लेजर टेक्नोलॉजी दिया था जो बोफोर्स को 1999 के कारगिल वार में सफल बनाता है। इजराइल के ने ही हमारा यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अवाक्स, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन, डायमंड कटिंग, मोसाद, इंटेलिजेंस शेयरिंग, तो इन सभी क्षेत्रों में इजराइल के साथ हमारा बहुत डीप रिलेटेड स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप। ठीक है ना? इजराइल का स्पाई सैटेलाइट भी हमने टेक्सार छोड़ा था 2004 में, और बराक मिसाइल भी इजराइल से ही लिया है। तो इजराइल के साथ हमारी टेक्नोलॉजी में, चाहे वो जो बॉर्डर सर्विलेंस है, कॉम्बैटिंग टेररिज्म है, ये सब एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, अलोंग विथ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप दैट वी हैव विथ इजराइल। तो डीहाइफिनेशन समझ में आ गया, डीकपलिंग समझ में आ गया क्या है। डीहाइफिनेशन या डीकपलिंग क्या है कि हमारा आपस की लड़ाई से हमारा कोई मतलब नहीं, हम दोनों के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशन, आपस की इनकी लड़ाई है, आपस की इनकी लड़ाई है। मिडिल ईस्ट में कई लड़ाइयां है ना, एक शिया सुन्नी, ईरान वर्सेस जीसीसी, एक ज्यूज वर्सेस मुस्लिम, इजराइल वर्सेस मुस्लिम कंट्रीज, वो भी लड़ाई है। तो मल्टी लेयर लड़ाइयां हैं, लेकिन हम सबके साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशन हमारे हैं। स्ट्रैटेजिक रिलेशन होता क्या है? व्हाट इज स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप? रणनीतिक संबंध क्या होता है, कोई बता सकता है? हम so that is there also in cooperation, in ordinary bilateral cooperation or regional or multilateral cooperation as well, we both parties are benefited. Normally foreign policies are conducted based on reciprocity. Reciprocity means the based on convergence of interest to serve national interest. What is foreign policy? Foreign policy is the policy by which country engages with the rest of the world based on three things: principles, national interest and objectives. National interest is the most important component of foreign policy. वो तो ऑर्डिनरी कोऑपरेशन में भी होता है। एक होता है कोऑपरेशन, एक होता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, और एक होता है अलायंस, गठबंधन। इंडिया गठबंधन की राजनीति का समर्थन नहीं करता है। इंडिया has not favored alliance politics since Haripura session of Congress 1938. Alliances leads to war, counter wars, cascading chain wars. So India has always opposed alliance politics. India had cooperation with all countries, but strategic relationship is the new term in our dictionary of our foreign policy after 1991. इसके पीछे एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। 91 के बाद जब से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, तो आइडियोलॉजी का रोल कम हो गया, डाइल्यूट हो गया, और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का रोल बढ़ गया। इसीलिए आइडियोलॉजी की जगह पे अब कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, यानी इश्यू बेस्ड कोऑपरेशन, इश्यू बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है। इट इज मोर प्रोफेशनल, इट इज मोर इंटरेस्ट बेस्ड, इट इज मोर इश्यू बेस्ड। तो स्ट्रैटेजिक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जिसको कहते हैं इन आवर फॉरेन पॉलिसी। तो पहला कंट्री जिसके साथ हमारा स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बना वो था फ्रांस, 1998।
ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट ही फ्रांस से आया है। फ्रांस के राष्ट्रपति डी गाउले ने 1960s में अमेरिका का पिछलग्गू बनने से इनकार कर दिया और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाया। तो फ्रांस के साथ 1998 में, फिर रशिया के साथ 2000 में, यूरोपियन यूनियन के साथ 2000 में, 2000 में ही यूके के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, 2006 में जापान के साथ, 2004 में यूएस के साथ, सो ऑन, 2006 में सऊदी अरबिया के साथ। तो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप होता क्या है? यस, लेस देन अलायंस बट मोर देन ऑर्डिनरी कोऑपरेशन। व्हाट इज मोर देन ऑर्डिनरी? बायलैटरल कोऑपरेशन। एक तो बायलैटरल कोऑपरेशन होता है और एक होता है cooperation in various regional and multilateral framework with the element of counterbalancing the adversaries. It's called strategic relationship. Strategy word is originally not from political science, it is from military science. Strategy का मतलब रणनीति होता है। तो more than cooperation but less than alliance. स्ट्रैटेजिक में क्या है? सिर्फ बायलैटरल कोऑपरेशन नहीं करेंगे, सिक्योरिटी, डिफेंस, इकोनॉमिक, ट्रेड, कॉमर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल नहीं, बल्कि ग्लोबल और रीजनल लेवल पे भी कोऑपरेशन करेंगे किसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारा अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप तो सिर्फ इंडो अमेरिका बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं है, जय भी है, जापान, अमेरिका, इंडिया, I2U2 भी है, इंडिया, यूएई, यूएस, इजराइल, है या नहीं? तो व्हाट इज स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप? स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स cooperation going beyond ordinary framework, bilateral framework, to have cooperation on various regional and multilateral framework with the element of counterbalancing the adversary. क्वाड भी है, चाइना को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं? इससे, क्वाड से, I2U2 से चाइना को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे? जय से, 2+2 से चाइना को काउंटर बैलेंस करना जरूरी है कि नहीं? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस ऑफ पावर। जब तक बैलेंस ऑफ पावर मींस इक्विलिब्रियम इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इक्विलिब्रियम है तो वार नहीं होगा, अगर डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा तो वार होगा। सिंपल हिंदी में बोलते हैं, बराबर वाले को देख के गुस्सा आता नहीं है, कमजोर को देख के गुस्सा थमता नहीं। इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। यानी कि अगर जो व्यवहार व्यक्तियों का हुआ है, देशों का भी, अगर बैलेंस इम्बैलेंस हो जाए तो मजबूत देशों को लगेगा कि हमारे तो पावर बहुत ज्यादा है, जीत पक्की है, तो लड़ना कब पसंद करते हैं? जब जीत पक्की हो। जब बैलेंस होगा हार भी सकते हैं, तो बड़ा लड़ना अच्छी बात नहीं होता है, नहीं? इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, तो एवरी कंट्री will have to balance the power of its adversary, because imbalance against it will lead to war, will increase the temptation of war by more powerful country against the lesser powerful country, because power is a relational concept, and if there is a balance, then only it is guarantee for your security. Otherwise adversaries will have more temptation to attack you. समझ में आया या नहीं आया? स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप समझ में आ गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समझ में आ गया, पूरा मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम समझ में आ गया, शुरू से शिया, सुन्नी, ज्यूज, अब्राहम, सब, मूसा, सब करा दिया मैंने। अब कोई भी मिडिल ईस्ट से क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी, वहां से लेके 2026 तक कुछ भी आ जाए, तो आप जवाब देने की स्थिति में। एक चीज इसमें और ऐड कर देते हैं, अब्राहम टॉक्स मैंने पहले बताया कैंप डेविड टॉक। कैंप डेविड टॉक क्या था? अमेरिका की मध्यस्थता था कि भाई इजराइल के साथ अच्छा संबंध रखो, क्योंकि मैत्रीपूर्ण संबंध से ही वर्ल्ड पीस होगा, और मिडिल ईस्ट इज द मोस्ट टर्बुलेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो जो मोस्ट टर्बुलेंट रीजन है वहां पे हम अमेरिका ए फोर्स फॉर पीस होंगे, मीडिएट करेंगे। तो इजिप्ट को तो मना लिया था उन्होंने। इजिप्ट इज द फर्स्ट कंट्री विच रिकॉग्नाइज सॉवरेंटी ऑफ इजराइल इन 1978। इजिप्ट ने कह दिया हमारा बहुत नुकसान होगा। सेकेंड कंट्री
which recognized sovereignty of Israel by Oslo Accord is Jordan. And in 2020 ट्रंप के फर्स्ट 10 ईयर में जो लास्ट ईयर था उसमें अब्राहम टॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि तीनों धर्म अब्राहमिक रिलीजन कहले जाते हैं, चाहे यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि इसमें क्या सिमिलरिटी। तो इसके द्वारा 4 और देशों ने रिकॉग्नाइज कर दिया किसकी सॉवरेंटी को? इजराइल को। यूएई, बहरीन, मोरक्को, 3 ने। यूएई, बहरीन और मोरक्को में ने भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिया है किसके साथ? इजराइल के साथ। इजराइल का फायदा है कि इससे उसका आइसोलेशन खत्म होगा, इससे उस पर वार का खतरा कम होगा। इसीलिए तो I2U2 में यूएई भी है और इजराइल भी है, इंडिया और यूएस तो है ही नहीं। तो इस तरीके से पूरा मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम समझ में आ गया। ठीक है, तो एक सबसे ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन है मिडिल ईस्ट से, जो रहना ही रहना है, रोज न्यूज़पेपर में आ रहा है, ऑन गोइंग है, इंटरव्यू बोर्ड्स के मेंबर्स के भी जहन में है, और आप पूरा जाने, मतलब पूरा शुरू से जानेंगे तब समझ में आएगा। अचानक करंट अफेयर पढ़ेंगे, हाँ हूती, हमास, हिजबुल्ला, शिया, सुन्नी, ईरान सब तो मुस्लिम, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। शुरू से जानेंगे तो पूरा आसान हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा चर्चा में है, जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, वो है हाँ, तो इंडिया पे तो इंपैक्ट मैंने बताया ही कि जब जब मिडिल ईस्ट में टर्बुलेंस हुआ है तब तब इंडिया में ऑयल प्राइसेस ऊपर गए, चाहे वो 1973 का ऑयल क्राइसिस हो, चाहे 1991 का कुवैत वार हो, चाहे 2003 का इराक पे अटैक हो। जब जब, क्योंकि इंडिया इज डिपेंडिंग अ लॉट ऑन मिडिल ईस्ट ऑयल, तो इन 21st सेंचुरी वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस आवर एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन मिडिल ईस्ट ऑयल। वी आर गोइंग फॉर अल्टरनेटिव्स, लाइक हम अब वेस्ट अफ्रीका से 18% ऑयल मंगाते हैं, अब हम वेनेजुएला यूएस से भी बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने खुद क्लेम किया कि पिछले 4 सालों में 500% एनर्जी एक्सपोर्ट अमेरिका से अब इंडिया को बढ़ा है। तो अब हम अल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस, अल्टरनेटिव सोर्सेज, अल्टरनेटिव ज्योग्राफी और अलोंग विथ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये गोबर गैस प्लांट है, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस है, IBA, सुना है ये आप लोगों ने? तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हमारा टारगेट था कि हम 500 गीगावाट तक करेंगे 2030 तक, जिसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का प्रतिशत 50% होगा। आज भी हम बहुत ज्यादा थर्मल पावर पे, कोल एनर्जी पे डिपेंडेंट, आज भी लगभग 75% कोल एनर्जी से होता है, और फिर 18% जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, और न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3%। जबकि फ्रांस में न्यूक्लियर एनर्जी का कंपोनेंट पूरे एनर्जी बास्केट में 70%। तो वी आर सीकिंग टू एंड आवर न्यूक्लियर आइसोलेशन। We have done bilateral nuclear deals with many countries including France, Russia, Kazakhstan, Namibia, America, Canada, Australia, Japan and Australia भी। तो इससे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे फोकस बढ़ा रहे। समझ में आ गया? इंडिया पे इंपैक्ट, इंडिया तो Catch-22 सिचुएशन में है, डिलेमा में है, नेचुरल है, क्योंकि इंडिया ने जो चाबहार पोर्ट बनाया 2004 में जो डील हुआ था,
फिर जरांज देलाराम ट्रांसपोर्ट लिंकेज बनाया 418 किलोमीटर का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो जरांज और देलाराम, जरांज है ईरान में और देलाराम है अफगानिस्तान में। फिर नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, मॉस्को टू मुंबई कॉरिडोर। फिर आईमेक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इनसे पाकिस्तान को हमने बाईपास करने के लिए चाबहार, क्योंकि चाबहार बंदर अब्बास ईरान में, क्योंकि गवादर पोर्ट पे तो चाइना है, पाकिस्तान तो हमें ट्रांजिट फैसिलिटी देगा नहीं, तो हमने अल्टरनेट रूट बनाया ताकि सेंट्रल एशिया तक, रशिया तक, इधर वेस्ट एशिया तक पहुंच सके, पाकिस्तान पे डिपेंडेंस ना रहे। तो ये सब इंडिया ने किया है। हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे किसका कंट्रोल हो सकता है? ईरान का। कैसे? आप ज्योग्राफी देखें तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, नहीं नहीं, ज्योग्राफी के हिसाब से प्रॉक्सिमिटी सिर्फ ना देखिए, ये देखिए कि जो पार्ट ईरान का है वहां पे केव्स हैं जहां पे वेपन्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं, जहां वेपन्स को सीधा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, जहां पे वेपन्स शिप को मार सकते हैं। और साथ में बगल में यमन है, यमन में हूती है जो शिया ग्रुप है, ईरान समर्थित है। तो इसके कारण स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब इसको अनब्लॉक करने के लिए ट्रंप ने जो है ऑर्डर किया। तो ये लगभग दुनिया का एनर्जी सप्लाई का 20% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इससे बहुत शूट कर गए, इसीलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जम्पशन देना पड़ा। जो प्रतिबंध लगाया था रशिया से तेल नहीं खरीदने का, उसे वापस उठा लिया। तो अब इंडिया रशिया से भी तेल खरीद रहा है, पहले तो हेवी डिस्काउंट पे खरीदता था। नहीं, हमेशा के लिए तो नहीं, टेम्पोररी टाइम पीरियड के लिए ना। जब से हॉर्मुज खुल जाएगा तो फिर वो वापस टाइम पीरियड के लिए है। क्योंकि अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, नियो प्रोटेक्शनिज्म, अमेरिकन इंटरेस्ट टू बी टेकन, टू बी गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी, renegotiating trade deal and renegotiating the existing trade tariff with all countries, not only India but Brazil है, कनाडा है, मैक्सिको है, चाइना है, सबके साथ इन्होंने रीनिगोशिएट किया है। और क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि डेमोक्रेट्स ने जो एक्सेसिव यूनिलैटरल कंसेशन दे दिया है दूसरे देशों को, जिससे अमेरिका का इंटरेस्ट सेक्रीफाइस हुआ है। हम इंटरेस्ट अमेरिका के सर्व करेंगे और अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाएंगे, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, नियो प्रोटेक्शनिज्म, नो टू जेसीपोआ, नो टू ईरान डील 2015, नो टू पेरिस एग्रीमेंट, नो टू फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट विथ दैट ऑफ टीटीसी, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल विथ यूरोप, renegotiation of tariffs and so on। समझ में आ रहा है? पहले तो 50% लगा दिया था, 25% प्यूनिटिव टैरिफ, फिर बाद में 18% कर दिया, और अब हमारे लिए हमारा जो है वो 0%, उनका जो एक्सपोर्ट है वो हमारा 0%, जबकि हमें 18% पे करना है। क्योंकि हमारा अमेरिका पे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, हमने 2+2 किया, लिमोआ किया 2016 में, सिस्मोआ किया 2018 में, बीका किया 2020 में, ये सब पता है ना। लिमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे एक दूसरे के, शिप को, जहाजों को, मेंटेनेंस को, रिफ्यूलिंग को, हमारा पोर्ट, हमारा बंदरगाह, उनको इस्तेमाल, उनका बंदरगाह हमारा। फिर सिस्मोआ किया, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन कॉम्पैटिबिलिटी, कॉम कासा भी कहते हैं, ताकि इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन एक दूसरे को भेजें, ताकि कोई ट्रैप भी कर ले, कोई इंटरसेप्ट भी कर ले तो डिकोड ना कर सके। और बीका किया 2020 में, बायलैटरल एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट, जिसमें जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ही नहीं बल्कि 2+2 है। और अब हमारा रिलेशनशिप अमेरिका के साथ सिर्फ सीएसपी नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 2024 में जब मोदी गए यूएस तो हो गया ग्लोबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जीसीएसपी, नाउ जीसीएसपी।
ग्लोबल एंड कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सबका नाम है, जैसे रशिया के साथ जो रिलेशन उसका नाम है एसपीएसपी। इसका मतलब है स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ रशिया। जापान के साथ है एसजीएसपी, स्पेशल ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। साउथ कोरिया के साथ है एसएसपी, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यूएई के साथ है सीएसपी, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यूके के साथ भी है सीएसपी, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो स्पेशल नेम है सबका। ठीक है, समझ में आ गया? और कोई क्वेश्चन? तो एक मेरे समझ से एक जो बहुत हॉट टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, और दूसरा डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन क्या है, विमेन रिजर्वेशन क्या है, और गैरीमेंडरिंग क्या है? सुना है गैरीमेंडर? नहीं। तो पहली बात तो ये कि पूरा बैकग्राउंड देखते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 82 फॉर लोकसभा एंड आर्टिकल 170 फॉर विधानसभा किसकी बात करता है? डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट recent census. Census is decadal head count ratio, जो 1872 से ही चला आ रहा है, और सेंसस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन लिस्ट के एंट्री 69 में है। 3 लिस्ट है ना, 246 आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो एंट्री 69 में कास्ट सर्वे तो बिहार ने, तेलंगाना ने करा दिया, सेंसस नहीं करा सकते, सिर्फ यूनियन करा सकता है। सेंसस सिर्फ यूनियन करा सकता, सर्वे तो कोई करा दे। तो ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि डिलिमिटेशन यानी डिमार्केशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड allocation of seats to the states as per the population based on the recent census, ये हमारा मूल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब इसकी पूरी क्रोनोलॉजी देखते हैं। तो आजादी के बाद जो पहला सेंसस हुआ 1951 में, और इस सेंसस के आधार पे 1952 में डिलिमिटेशन कमीशन बना। डिलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसमें 3 मेंबर होते हैं, प्रेजेंट और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेजेंट और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। डिलिमिटेशन कमीशन के डिसीजन को ना तो एग्जीक्यूटिव ना तो पार्लियामेंट बदल सकती है। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, मेलाफाइडी हो, गड़बड़ हो, जुडिशियरी देख सकती, लेकिन सरकार नहीं बदल सकती। और डिलिमिटेशन कमीशन अपनी मनमर्जी से काम नहीं करेगा कि मोदी के लोग बैठ गए तो अपने मनमर्जी बना दो। डिलिमिटेशन कमीशन किसके आधार पे काम करेगा? आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170। ये क्या कहता है? ये 4 चीजें कहता है। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन। नंबर 1, 4 चीजें कहता है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा डिलिमिटेशन हुआ था 61 में, उससे 62 में हुआ। तीसरा हुआ 71 में, इससे 72 में हुआ। अब यहां के बाद चौथा 81 मत लगा दीजिएगा, यहां मैं रुक गया हूं, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से फ्रीज कर दिया गया था, फ्रोजन टिल 2000। नहीं रुक जाइए, अभी तक शुरू से देख रहे हैं ना, क्रोनोलॉजी वाइज देखते हैं, आप ये देखते जाइए। अभी तो आगे 84th अमेंडमेंट आएगा, 87th अमेंडमेंट भी आएगा, वो सब आएंगे। तो 82 में 4 बातें क्या है? What is the principle of delimitation? First, regarding allocation of seats to the states. Second, demarcation of territorial constitution within the state. Third, for SC,
4 फॉर एसटी। क्या 4 चीजें हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन क्या है, बता सकते हैं आप लोग? आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 के तहत जो 4 सिद्धांत हैं डिलिमिटेशन के, वो क्या क्या हैं? क्या चेंजेस करना? कैसे चेंज करना? वही तो सुप्रीम लॉ की बात हो रही है ना। चेंजेस कैसे करना? क्या सरकार अपनी मनमर्जी से कि चलो वाराणसी से 5 लाख वोट से हार रहे हैं, जीत रहे हैं, तो 5 लाख से जीतने की क्या जरूरत है? 1.5 लाख से जीत जाते हैं। वाराणसी के मेरे वाले सपोर्ट बेस आजमगढ़ में मिला देते हैं, और जो वहां 50,000 से हार रहे थे, अब वहां 10,000 से जीत जाएंगे। नहीं हो? मान लीजिए वाराणसी से 5 लाख वोट से जीत रहे हैं, बगल में आजमगढ़ से 50,000 से हार रहे हैं, तो क्या करेंगे कि वाराणसी का कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे बना देंगे अब, और आजमगढ़ का ऐसे बना देंगे। यानी आजमगढ़ में अपने वाले सपोर्ट वाले को घुसा देंगे, और सीट से मतलब है ना, चाहे 5 लाख वोट से जीते चाहे 50,000 वोट से जीते, सीट से मतलब है। 1 वोट से भी जीते, जीत तो जीत है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। तो हमारा वाराणसी में ज्यादा वोट है, 5 लाख से जीतने की क्या जरूरत है? यहां हार रहे हैं तो इसमें घुसा दे ये अपने सपोर्ट वालों को, और इसको ले जाए इधर। तो अब वाराणसी तो 5 लाख से जीत रहे थे, अब 1 ही लाख से जीतेंगे, कोई बात नहीं। आजमगढ़ जो हार रहे थे 50,000 से, अब 10,000 से जीत गए। इसको कहते हैं गैरीमेंडरिंग। Gerrymander was the governor of Massachusetts in 19th century America. Gerrymandering पॉजिटिव वर्ड है निगेटिव? बताइए, व्हाट इज gerrymandering? Manipulation of territorial constituencies for undue electoral gains in first past the post system is called gerrymandering. gerrymandering अच्छी चीज है बुरी चीज है? बहुत ही बुरी चीज है, थ्रेट टू डेमोक्रेसी। ऐसे अगर सरकार, इनकम्बेंट सरकार अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने लगे, तब तो कहीं हारेगी ही नहीं। रुक जाइए, हाँ जुडिशरी का काम है काम, लेकिन सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। पहले सुप्रीम लॉ बताएगा, उसके बाद जुडिशरी का आती है। रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ जुडिशरी नहीं है। जुडिशरी इज ओनली टू इंटरप्रेट द लॉ, is the custodian of the constitution. Supreme is constitution. हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन वो आदमी भी फेवर नहीं कर सकता सरकार को जितना मर्जी जोर लगा ले, क्योंकि सुप्रीम लॉ कहता है, 4 सिद्धांत बताता है डिलिमिटेशन के, उसी के अनुसार डिलिमिटेशन कमीशन को चलना है। ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी से ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो। नहीं, कल को ऐसा बना दे चलो दिल्ली के 7-8 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन दिल्ली से जो लगी हुई सीट है जो यूपी में वो हार रहे हैं, तो क्या करेंगे? दिल्ली वाला पोर्शन इधर यूपी में घुसा देंगे और उसका पोर्शन इधर कर देंगे। अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन बजाय एक ही स्टेट के अंदर ऐसा मैनिपुलेट करेंगे कि भले 5-5 लाख 2-2 लाख वोट से ना जीते, 10-10 हजार वोट से जीते, लेकिन सीटें ज्यादा जीत जाएं। अपने सपोर्ट बेस को इस तरह से उसमें इंसर्ट करें। तो व्हाट इज गेरीमेंडरिंग? एक लाइन में, मैनिपुलेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर अनड्यू इलेक्टोरल गेन्स in first past the post system. This was done for the first time by the governor of Massachusetts, America in 19th century. तो इस मिसयूज ने पूरी दुनिया के डेमोक्रेसीज के लिए सेफगार्ड्स देने के लिए मजबूर किया, आगे से कोई गैरीमेंडरिंग ना करने पाए। गैरीमेंडरिंग डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इनकम्बेंट सरकार अपनी मनमर्जी से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनाएंगी, बल्कि सुप्रीम लॉ के अनुसार बनेगा। कल को मोदी बोले चलो नहीं नहीं नहीं, पॉपुलेशन में जो है यूपी का सीट बढ़ा दो, यूपी बिहार में हम ज्यादा जीतते हैं, इसका डबल डबल कर दो, तमिलनाडु केरल का 20 से घटा के 13 कर दो, तब तो हो जाएगा।
या बोले इसका यहां मिला दो, इसका वहां मिला दो, इसका यहां मिला दो, कहीं से तो हारेंगे नहीं फिर तो। अपनी मनमर्जी से कोई भी सरकार, चाहे मोदी नहीं, चाहे नेहरू सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे आगे आने वाली कोई सरकार, सरकार बड़ी नहीं है, सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊंचा है, सबको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो चार सिद्धांत क्या है? पहला, स्टेट के बीच में बंटवारा कैसे करें। हर स्टेट कहेगा हमें ज्यादा दो, हमें ज्यादा दो, हमें ज्यादा दो, ऐसे बोलने से तो नहीं होगा, फिक्स करना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ सीट्स to be allocated to the states in such a way that ratio of population to the seat remains the same for all the states as far as practicable। मैं इसको प्रैक्टिकली बता देता हूं, तो पूरा फॉर्मल लैंग्वेज है। नंबर ऑफ सीट्स टू बी allocated to states in such a way that ratio of seats to population remains same for all states as far as practicable। अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। यूपी का पॉपुलेशन 2011 के अनुसार अब तो बहुत बढ़ गया, लेकिन लगभग 22 करोड़ है। 22 करोड़ का मतलब 10 टू पावर 7। तो उसको 543 में बांटना है, तो उसका रेशियो क्या आएगा? 80। अगर बिहार का पॉपुलेशन उसका आधा है, 11 करोड़, तो कितनी सीटें आनी चाहिए ताकि दोनों का रेशियो सेम रहे? आप लोग बताइए, सिंपल मैथमेटिक्स। यूपी का पॉपुलेशन बिहार के पॉपुलेशन से दुगना है, तो सीटें भी दुगनी होनी चाहिए, तब तो रेशियो बराबर आएगा ना। कितना होना चाहिए? इनका 80 है तो कितना होना चाहिए? 40। एग्जैक्टली 40 ही है बिहार का, एग्जैक्टली 40 है। अब चलते हैं हरियाणा। हरियाणा का जो पॉपुलेशन है लगभग 2.5 करोड़, और वो यूपी के से 8 गुना कम है। तो यूपी हरियाणा का सीट कितना होना चाहिए? 10 ही है। पंजाब का 13 करोड़ है, तो 13 सीटें हैं उनकी। हरियाणा से ज्यादा पॉपुलेशन, 3.5 करोड़। तो ये रेशियो सबके लिए बराबर हो, नहीं तो हर स्टेट कहेगा मेरा ज्यादा दे दो। राजस्थान कहेगा अरे सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया तो मेरा है, मुझे सबसे ज्यादा सीट दे दो। तो सीट ज्योग्राफिकल एरिया के साइज पे होगा या पॉपुलेशन के आधार पे होगा? दैट पॉपुलेशन तो हर सेकंड बदल रहा है, हर सेकंड कोई ना कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, तो हर सेकंड काउंट करते जाएंगे। बस 5 मिनट्स, हर सेकंड तो काउंट नहीं करेंगे, तो मोस्ट रीसेंट सेंसस के आधार पे होगा। सेंसस आजादी के बाद 51 हुआ, 52 में हुआ, 61 62 में, 71 में, 72 में हुआ। आज के आगे की कहानी बाद की है। पहली बात समझ में आ गई, ताकि स्टेट के बीच कोई झगड़ा ना हो इस सीट को लेकर। फर्स्ट थिंग समझ में आ गया। सेकंड थिंग, seats within the state to be demarcated in such a way that all have roughly the same population। थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, अगर स्पेलिंग में कुछ होगा या सेम पॉपुलेशन। स्टेट के अंदर अब 80 मिल गई, 40 मिल गई। अब स्टेट के अंदर ऐसा ना हो कि इधर बुंदेलखंड में पॉपुलेशन कम है, इधर ज्यादा पॉपुलेशन, घनी आबादी है, तो जितना घनी आबादी उतना छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी कि एक एमपी 20 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा 5 लाख को कर रहा है, ऐसा ना हो। विद इन द स्टेट द सीट्स आर डिमार्केटेड इन सच ए वे दैट ऑल हैव रफली द सेम पॉपुलेशन। यानी जहां डेंसिटी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसकी सीट छोटी होगी। जैसे दिल्ली है, दिल्ली का ज्योग्राफिकल एरिया मणिपुर से कितना कम है, लेकिन दिल्ली की लोकसभा में 7 सीटें हैं और मणिपुर की सिर्फ 2 है। पॉपुलेशन है ना, ज्योग्राफिकल एरिया नहीं। नहीं तो राजस्थान के सबसे होनी चाहिए था ज्यादा, राजस्थान की 25 ही है, सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया तो राजस्थान का है। यूपी की 80 है।
बिहार की 40 है, महाराष्ट्र की 48 है, तमिलनाडु की 39 है, ऐसे कर्नाटका की 28 है, गुजरात की 26, ऐसे। समझ में आ गया? तीसरा, एससी सीट्स। आपको पता है एससी सीट्स रिजर्व होती हैं। कितनी सीटें अभी हैं एससी की? टोटल 543 में 131 सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व्ड है, जिसमें एससी के लिए अभी 84 सीट्स, 84% नहीं, 84 सीट्स। और स्टेट में जैसा जैसा पॉपुलेशन, एसटी का, एससी का 84 है और 47 है, 42 नहीं, 84 को दो जोड़िए, 131 कैसे आएगा? 47। तो एससी का पॉपुलेशन कोई फॉरेस्ट स्पेसिफिक नहीं है, एरिया स्पेसिफिक नहीं है, तो इसमें परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन भी देखना है, एससी पॉपुलेशन, और दूसरा स्प्रेडिंग इन ऑल रीजन्स। अब यूपी में 80 सीटें हैं, जिसमें 9 सीटें एससी के लिए हैं, 7। तो सारी 7 सीटें क्या बुंदेलखंड, आगरा, मथुरा रीजन में होगा क्योंकि एससी वहां ज्यादा है, या एक सीट वेस्टर्न यूपी में भी होगा, एक अवध सेंट्रल यूपी में भी होगा, 2 सीटें ईस्टर्न यूपी में भी होगा? उसको चारों तरफ बिखेरेंगे कि एक ही जगह कर देंगे? बिखेरेंगे। लेकिन एसटी का सीट में एक ही क्राइटेरिया है, क्या? परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन। एसटी में बिखेरने वाली बात नहीं है, क्योंकि एसटी के लिए एरिया अप्रोच फॉलो करते हैं। एसटी पॉपुलेशन इज स्पेसिफिक टू द फॉरेस्ट एरिया विथ जल, जंगल, जमीन, जानवर, फूड, फॉडर एंड फ्यूल। समझ में आया? ये 4 प्रिंसिपल्स। ये कितनी सीटें हैं आज की डेट में? 47। कौन सा आर्टिकल कहता है कि लोकसभा में एससी की सीटें होंगी, विधानसभा में एससी की सीटें होंगी रिजर्व? कौन सा आर्टिकल कहता है? बताइए। लोकसभा में एससी की सीटें होंगी, ये 330 कहता है, और विधानसभा में एससी एसटी की सीटें होंगी, ये कौन सा कहता है? 332। 330 कहता है कि एससी एसटी की सीटें लोकसभा में, 332 कहता है एससी एसटी की सीटें स्टेट पॉपुलेशन के अनुसार विधानसभा। सब चीज फिक्स है, गैरीमैंडरिंग का कोई स्कोप नहीं है। फिर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर कोई फिर भी गलती करता है तो, यानी कोई भी स्कोप नहीं छोड़ा गया है कि कोई। लेकिन अभी जो लाया गया इसमें कोशिश की गई, उसको देखते हैं कैसे। तो 71 तक तो ऐसा ही रहा, 72। अब इमरजेंसी लग गया, इमरजेंसी में स्टरलाइजेशन किया गया, फोर्सफुल स्टरलाइजेशन किया गया, संजय गांधी का छोड़ देते हैं। अब किया कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स तो पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं, यूपी बिहार वाले, और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, ये पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनकी सीटें घटा दोगे, उनकी बढ़ा दोगे? तो इंदिरा गांधी सरकार ने लाया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कि भाई ऐसे नहीं चलेगा कि भाई पॉपुलेशन बढ़ाओ सीट बढ़ाओ, ऐसे नहीं चलेगा। सीट्स टू बी फ्रोजन till 2000 based on 1971 सेंसस। यानी 81 सेंसस के अनुसार करते तो यूपी बिहार की और बढ़ जाती, 91 के अनुसार और बढ़ जाती, 2001 के अनुसार और बढ़ जाती, 2011 के अनुसार करते तो यूपी की सीटें आज 120 होती हैं और केरल की 13। केरल की 20 है, घट के 13 हो जाती। यूपी की 80 है, बढ़ के 120 हो जाती। तो टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स टू कैरी फॉरवर्ड हैसल फ्री फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, दिस वाज डन, ताकि कोई स्टेट डरे नहीं फैमिली प्लानिंग करने से, कोई स्टेट डरे नहीं कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या सीट कम हो जाएगा। अच्छी बात है। और सिर्फ इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने ही ये नहीं किया, वाजपेयी सरकार ने भी यही किया। जब 2000 का फ्रीज खत्म होने वाला था तो 84th अमेंडमेंट किया। उस समय सेंसस का डेटा 2001 का नहीं आया था, तो उसमें कहा फ्रोजन बट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन
1991 सेंसस। सीट सभी स्टेट का उतना ही रहेगा, यूपी का 80 रहेगा, केरल का 20 रहेगा, कोई घटेगा नहीं। लेकिन इंटरनल 91 सेंसस के अनुसार होगा, न कि 71। समझ में आया? इंटरनल कहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुआ है, कहीं पे माइग्रेशन ज्यादा हुआ है, कहीं पुश फैक्टर है, कहीं फुल फैक्टर है। तो ऐसा ना हो कि कोई एमपी 20 लाख को रिप्रेजेंट करे और एक दूसरा एमपी 10 लाख को रिप्रेजेंट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसके लिए ऐसा किया। समझ में आ गया? अब 2002 में के लास्ट में 2001 का सेंसस डेटा आ गया, तो इसको भी बदलना पड़ा। 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। 2001 census will be the basis for internal delimitation. Seats allocated to the states will remain frozen till first census after 2026, जो आज अभी चल रहा है। आप बोलेंगे 2026 क्यों? 2031 लिखना चाहिए था, 2030 लिखना चाहिए था। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी में था कि हम टोटल फर्टिलिटी रेट TFR जो है 2026 तक रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1 तक लाएंगे। आज तो 1.9 हो गया, खुशी की बात। हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे 1.9 नहीं, 1.9 ओवरऑल इंडिया का हो गया। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का, टोटल, केरल का तो बहुत पहले से ही कम है। टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा जो लक्ष्य था 2026 तक 2.1 तक लाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। हम दो हमारे दो में सारे नहीं जीते। हाँ राइट, सही बात। मैं नेशनल एवरेज की बात कर रहा हूं। और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए स्टेट्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं घटेगा, ऐसा वाजपेयी सरकार ने भी किया, इंदिरा गांधी सरकार ने भी किया। तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ने ये काम अच्छा किया कि भाई जो स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं उनका सीट तो मत घटाओ। बढ़ा नहीं सकते, बढ़ाने का तो नहीं कर सकते, लेकिन घटाओ तो मत, नहीं तो हर स्टेट डरेगा फैमिली प्लानिंग करने से, बोलेगा हमारे एमपी कम हो जाएंगे। तो ये दोनों सरकारें ने अच्छा काम किया। अब 2026-21 में कोरोना, सेंसस नहीं हो पाया। अब इसी बीच 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ दिया 330A, 332A और 334A। 1/3 seats to be reserved for women in Lok Sabha, in Vidhan Sabha, and for first 15 years on rotation basis. After that it will be reviewed after census. ये 2023 में कर दिया। चुनाव जीत भी गए, लेकिन इस बार जीते तो थोड़ा अपनी मेजॉरिटी नहीं आई। ऊपर से कास्ट सेंसस का रेटरिक बढ़ने लगा, तो कास्ट डिविजन बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बीजेपी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो जेंडर डिविजन्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रिलीजियस डिवीजन पे एक समय से ज्यादा जोर नहीं डाल सकते, उससे कम्युनल एंगल पर आरोप लगेगा। तो अब क्या किए कि नहीं, हमने जो उस समय कहा था सेंसस के बाद, अब हमें जल्दी है, तुरंत नारियों को विमेन रिजर्वेशन दिया जाए। इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया ऑफ पार्लियामेंट, और 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कैब है, क्या का नहीं है, ये का है, ये कैब है। बिल इज proposal for law making. When it is duly passed and get assent of the president, then it become act. Act means law of the land. ये propose था। इसमें कहा कि नहीं, हमें वेट नहीं करना है, तुरंत देना है। तो ये बात तो अच्छी है कि तुरंत देना है, अच्छी बात है, सेंसस का वेट ना करें। विमेन रिजर्वेशन बेस्ड ऑन 2011 सेंसस 33%, यहां तक तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके साथ जो लाया उस पे अपोजिशन समझ गई कि ये गैरीमेंडरिंग करना चाह रही है सरकार।
कैसे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के आधार पे होगा, जो मोस्ट रिसेंट सेंसस के आधार पे होगा। अभी जो सेंसस चल रहा है ऑन गोइंग, उसमें कास्ट सेंसस भी होगा 2026-27। अभी हाउस इन्यूमरेशन चल रहा है, फिर पॉपुलेशन का इन्यूमरेशन भी होगा। तो फिर अपोजिशन की पार्टीज का डिमांड कास्ट बेस्ड हो जाएगा। तो कास्ट बेस्ड को ब्लर करना है तो जेंडर को ज्यादा फोकस कर दो, और अपोजिशन पे लाओ कि भाई आपने पास नहीं होने दिया। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट जो दूसरा किया कि डिलिमिटेशन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिलिमिटेशन करेगी। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है कि डिलिमिटेशन कमीशन करेगी, और डिलिमिटेशन कमीशन सेंसस के आधार पे करेगी, आर्टिकल 82 के आधार पे करेगी। उसको अमेंड करेंगे तो आर्टिकल 82 ही बदल जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत थी, जो नहीं पास हो सका। और नहीं पास हो सका क्यों? क्योंकि अपोजिशन का कहना था विमेन रिजर्वेशन से कोई बैर नहीं, लेकिन डिलिमिटेशन सरकार द्वारा उसकी खैर नहीं। वही तो उन्होंने कहा कि अभी जो है 2026-27 का सेंसस नहीं हुआ है, तो अभी जो डेटा है 2011 का है, और हम नारियों को तुरंत रिजर्वेशन देना चाहते हैं। इसीलिए आर्टिकल 82 क्या कहता है? डिमार्केशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ द मोस्ट रिसेंट सेंसस। तो अभी मोस्ट रिसेंट सेंसस कौन है? 2021 में तो हुआ नहीं, 11 हुआ, तो बोला 11 के आधार पे कर देते। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 11 तक भी कर देते तो भी दिक्कत, बस हो गया। तो लेकिन दूसरे में था कि भाई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं सरकार करेगी, तो इससे ये अपोजिशन ने कहा कि गैरी मेंडरिंग के लिए किया जा रहा है, और हम गैरी मेंडरिंग नहीं होने देंगे। इसीलिए तो, क्योंकि उसमें कहा गया था कि जो भी विमेन रिजर्वेशन होगा उनको 33%, वो डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा सेंसस के बाद पॉपुलेशन के डेटा के आधार पे होगा। यानी कि 2026-27 का सेंसस होता, जिसमें सेंसस से पॉपुलेशन का डेटा आता, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनता, तब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिमार्केशन। बस आज तो टाइम का कई बार हो गया। First and foremost thing, opposition said that it was not against reservation, but it was against the principles of delimitation, in which delimitation commission to delimit, not the government. Number one, under the garb of women reservation, the delimitation powers was to be asserted by the government, which was not acceptable to the government, not acceptable to the opposition, as it was a purpose, it was meant for gerrymandering. gerrymandering सरकार ना करने पाए, इसके लिए अपोजिशन ने इसको गिरा दिया। हाँ बिल्कुल, 82 मैंने बताया ना, अभी पूरा तो क्रोनोलॉजी बताया आपको। 82 बताया, 170 बताया, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ 82 एंड 170 बताया, पूरा क्रोनोलॉजी बताया। 51 सेंसस, डिलिमिटेशन कमीशन, 52, 56, 61, 62, 71, 72, 42nd अमेंडमेंट, 84th अमेंडमेंट, 87th अमेंडमेंट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और उसके बाद अभी पूरा तो क्रोनोलॉजी आपके सामने। ठीक है, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कि 87th अमेंडमेंट ने कहा था 2026 के बाद होने वाले सेंसस के पॉपुलेशन के आधार पे। आर्टिकल 82, हाँ 82, आर्टिकल 82 एंड 170 तो पहले ही बताया था शुरू में ही। आप लोग पीछे वाला क्लास देखें, शुरुआत ही यहीं से किया है। ठीक है, अब इंटरव्यू का, मॉक इंटरव्यू का टाइम हो गया।